शाहरुख सर शाहरुख सर जब सेट पे चल के आते तो ऐसा लगता है कि दुनिया ठहर गई है। स्लोमो में मैंने देखा जब उन्हें पहली बार सामने मेरे वो जा रहे थे तो मैंने चिल्ला दिया शाहरुख सर। बाउंसर्स ने मुझे कहा कि आप मैम यहाँ से जाइए। एक आर्टिस्ट की बहुत ही बिजी लाइफ होती है, तो इस बिजी शेड्यूल में आप अपने आप को कैसे फिट रख पाती है? पहले तो ये बिजी को चेंज करके ना, मैं एंटरटेनमेंट फुल लाइफ होती है हमारी। फर्स्ट टाइम याद है जब मैं कास्टिंग डायरेक्टर से मिली तो उन्होंने कहा प्रोफाइल दे दीजिए, और मैंने उन्हें कहा प्रोफाइल क्या होता है। मुंबई आने के बाद जब मैंने रियलाइज़ किया कि अब लाइफ में कुछ कर दिखाना का टाइम आ गया है और एक बार ट्राई किया जा सकता है टीवी में भी, जबकि मैंने कभी एस्पायर नहीं किया था सच कि मुझे एक्टिंग करनी है। डिम्पी थी उस वक्त शकुंतला प्रोडक्शन हाउस में, एंड उन्होंने बीच में ऐसे किया कट, और मैं डर गई कि ये तो गड़बड़ हो गई। तो शुरू में मेरे को थोड़ी सी हेजिटेशन रहती थी कि कोई बड़ा रोल हो जो मैं ख़राब ना कर दूं, और जो सोचा नहीं था मैं एक्टर बन जाऊंगी, मैं बन गई बाय गॉड्स ग्रेस। प्रार्थना तो डेफिनेटली मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि प्रार्थना ने मुझे एक्टर से कह सकती हूँ सेलिब्रिटी बना दिया, एक नोन सेमी नोन फेस जो है। पर जब वो पहला दिन, मेरा बड़ा शो, मैं लीड में हूँ, एंड पेज पे मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, तो तब मुझे एक कॉल आया कि आपको बिग बॉस करना है क्या। तो मैंने कहा हाँ सोच सकते हैं, तो आप अपना कंट्रोवर्सी बता दीजिए। मैंने कहा मेरा कंट्रोवर्सी। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त सरफराज स्वागत करता हूँ अपने इस पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है सरफराज मलिक पॉडकास्ट चैनल। आज हमारी पहली मेहमान है आस्था अग्रवाल मैम, जिनके साथ हमने पहले काम कर चुके हैं। हमने एक साथ अपना गुम है किसी प्यार में शो किया है, वहाँ पे सबसे पहली बार ये हमसे मिली है। और इन्होंने जवान मूवी में शाहरुख खान के साथ काम किया है, जो आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं ये कितना फेमस रहा है और जानी जाती है अपने सबसे पॉपुलर कैरेक्टर क्या है मिस्टर पंचाल के प्रार्थना के लिए। स्वागत है मैम आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में। थैंक यू सरफराज, बहुत अच्छा लगा वापस मिलके। हम गुम है में तो साथ काम कर ही चुके हैं, और मैं मेरी ऑडियंस को बताना चाहूँगी एक बहुत बेहतरीन असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, एंड मेरी बेस्ट विशेस रहेंगी कि ये यूट्यूब चैनल भी आपका बहुत सक्सेसफुल हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैम। और हमारे इस जर्नी में हमारी होस्ट है नगमा खान मैम, जो आपसे बातचीत करेंगे और आपके बारे में ज़्यादा हमारे ऑडियंस को बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। तो मैम, शाहरुख खान सर को बड़े पर्दे पे देखने से लेकर उनके साथ काम करने का सफर आपका कैसा रहा? शाहरुख सर 90 से जब से टेलीविजन मूवी समझ आई हैं और देखा है, उनका चार्म, उनका क्रेज अलग ही तूफान मचाता रहा है मेरी लाइफ में। आई सिंपली अडोर एंड लव हिम, उनका करिश्मा ही अलग है। तो वैसे तो मेरा बचपन में ऐसा रहा था, मतलब स्कूलिंग एंड कॉलेज के टाइम तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था दैट आई एम एस्पायरिंग टू बी एन एक्टर। मैं तो इंजीनियरिंग कर रही थी, तो ये ख्याल तो नहीं आया कि उनके साथ कभी काम करूंगी। उन्हें देखना ज़रूर चाहती थी, और जैसे लाइफ जर्नी चली मैं मुंबई आ गई और एक्टर ही बन गई वो बाद में हम बात करेंगे। तो एक्चुअली मैंने उनके साथ जवान मूवी करी, ये बात मैं आज खुद भी बोलती हूँ तो मुझे वापस उस विजुअल को लेना पड़ता है कि हो हाँ मैंने उनके साथ काम किया है, और ये इतनी रिमार्केबल चीज़ है मेरे लिए। एंड बहुत ही खूबसूरत रहा वो पूरा एक्सपीरियंस। ये जो स्केड्यूल था, और शाहरुख सर जब सेट पे चल के आते तो ऐसा लगता है कि दुनिया ठहर गई है। स्लोमो में वो आपके पास आ रहे हैं, सब सब बादलों पे से चल रहा है। मैं एक्चुअली स्टम्बल करती हूँ और मुझे समझ भी नहीं आते वर्ड्स व्हेन आई थिंक ऑफ हिम। ही इज बिग ऑरा, उनकी बात ही अलग है। तो आपको उनके साथ काम करने के बाद क्या एक्सपीरियंस मिला और आपने ऐसा नया क्या सीखा उनसे? शाहरुख सर से तो आप उनके कोई भी क्राफ्ट उठा लो, मूवीज हो, बल्कि उनके सीरियल से ही उठा लो, फौजी हो, तो अलग ही आई थिंक वो जो उनका करिश्मा ही है मेनली। हाँ, दिल से तो वो इतना परफॉर्म करते हैं विच रिफ्लेक्ट सो ब्यूटिफुली ऑन स्क्रीन। इतना सब कुछ रियल लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ क्रिएट कर रहा है वो। और जिस डिसिप्लिन के साथ वो काम करते हैं, और ऐसे आपको बिल्कुल फील नहीं आएगी कि वो इतने बड़े स्टार हैं। वो प्रॉपरली सब कुछ डिस्कस करेंगे, एक-एक चीज़, एक-एक नुआंसेस को पकड़ के, समझ के, और वो मेक श्योर करते हैं कि उनको समझ आती है कि जो नए लोग आए हैं, जैसे मैं अगर नए जवान में जुड़ी स्केड्यूल्स में, तो ही कैन सी दैट कि हम उन्हें देख के इंटिमिडेट हो जाते हैं। हम
हमें एक्टिंग आती है लेकिन हम उन्हें देख के ओवरवेल्म हो जाएंगे और हमसे बात भी नहीं होगी, फंबल होगा। तो वो अपनी एक बहुत ही खूबसूरत प्यारे से तरीके से सबको संभाल लेते हैं सीन में। के तो शाहरुख खान सर के बाद ऐसा कौन सा एक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहेंगी? देखिए, काम तो मैं बहुत करना चाहती हूँ, मूवीज़ हो, टीवी हो, जिधर भी हो। लेकिन जब बात आती है फ़ैन वाली, तो मैं सिर्फ़ शाहरुख सर की फ़ैन हूँ और वो एस्पिरेशन जो है मुझे शाहरुख सर के साथ ही दोबारा काम करने मिले, मैं बहुत खुश हो जाऊँगी उससे। और देती भी रहती हूँ मैं ऑडिशंस, जब भी कोई एड्स के तो बहुत ऑडिशंस आते ही हैं। तो हर बार इतनी एक्साइटमेंट से देती हूँ कि ये ऑडिशन अगर शाहरुख सर के साथ निकल आए तो क्या ही बात हो। हाँ, एक तो उनके साथ ही काम करने का एक अलग चार्म है मुझे। बाकी तो लाइक आई एन्जॉय वर्किंग विद ऑल माय को-एक्टर्स, टेलीविज़न हो, मूवीज़ हो, एवरीथिंग। पर शाहरुख सर की बात ही ख़ास है। हाँ, वो तो है। तो जब शाहरुख सर की बात चली रही है, तो मैंने भी आपकी सोशल मीडिया पे उनके साथ फ़ोटो देखी है। हमारी ऑडियंस को उसके बारे में कुछ बताइए। डेफ़िनेटली वो पिक्चर बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। और लगता सबको ये है कि वो जवान मूवी की शूट की पिक्चर होगी, लेकिन आयरनी ये है कि वो उससे 3-4 साल पहले की पिक्चर है। तो ये क्या हाल मिस्टर पांचाल की जब शूट चल रही थी, उन दिनों की पिक्चर है। इनफैक्ट जब मुझे जवान मिली, तो मेरे पापा ने सजेस्ट किया था कि इस पिक्चर का पोस्टर बना के ले जाओ और फिर उनको दिखाना, याद दिलाना और ऑटोग्राफ ले लेना। तो मैं तो काफ़ी थ्रिल्ड थी इस थॉट से। रोज़ लेके जाती थी, वैनिटी में मेरे रहता था और सेट पे भी लोग बोलते थे कि अरे! ये पिक्चर आपको शाहरुख सर के साथ कैसे मिली है? तो आप उनके साथ काम भी कर रहे हो, तो जो वर्क एथिक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे नहीं, सर पिक्चर चाहिए, ये नहीं होता है। या इट डज़न्ट वर्क दैट वेज़। तो सेट पे जनरली कोई ऐसी पिक्चर्स क्लिक नहीं करता है, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा रहता है, मेंशन्ड होता है। आप सेट पे कॉस्ट्यूम में तो पिक्चर ले ही नहीं सकते। सो बट लकीली या तो कमिंग बैक टू दैट पिक्चर, तो ये क्या हाल मिस्टर पांचाल का शूट चल रहा था खैरानी रोड पर। तो एक दिन मैं अपने मेकअप रूम में पहुंची तो मेरी को एक्टर ने बताया कि आज शाहरुख सर आए हैं इधर। मैं ये जनरली प्रैंक कर रही है, हाँ मैं फैन हूं ना तो कुछ भी। तो कहती है नहीं नहीं वो है, तू बाहर देख लेना गाड़ी है। तो फिर एक्चुअली थी वो 555 और मैं तो मतलब ये तो हो रहा है, ये हो गया है यहाँ। तो ये हम सेट पे गए, जब ब्रेक हुआ तो मैंने पता करा कि वहाँ कहाँ शूट कर रहे हैं वो। धड़कनें बढ़ी हुई थी लेकिन जाके मैं वहाँ खड़ी हुई तो वहाँ बाउंसर्स थे। अभी पता है कि ऑब्वियसली अंदर तो मुझे भी नहीं जाना है, आई कांट डिस्टर्ब अस ये शूट। तो मैं बाहर खड़ी हुई थी और बाउंसर्स ने मुझे कहा कि आप मैम यहाँ से जाइए। तो मुझे आइडिया था कि मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ, तो अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैंने उनको रिक्वेस्ट किया मैं यहीं खड़े होके वेट कर रही हूँ, मुझे देखना है, नॉट एनीथिंग एल्स। तो लकीली 5 ही मिनट में वो आ गए और मैंने देखा जब उन्हें पहली बार सामने मेरे, वो जा रहे थे और मुझे समझ नहीं आया कि अभी क्या करूँ? मुझे ये बस था कि अगर ये चला गया मोमेंट तो शायद चला ही गया मेरी लट से, तो मैंने चिल्ला दिया, "शाहरुख सर!" और सेट के सारे लोग मुझे देख रहे हैं और सर भी मुझे ही देख रहे हैं टर्न होकर कि ये क्या हो रहा है यहाँ? और मैंने कहा सर मुझे आपके साथ पिक्चर चाहिए। सो दैट वाज़ क्वाइट फनी, लेकिन उन्होंने बहुत ही, जैसे कि वो हैं ही, सबको पता ही है, सो नाइस विद स्पेशली गर्ल्स एंड लेडीज़। तो उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ। वो अपनी वैनिटी जा रहे थे। ही एक्चुअली केम बैक, वो एक्चुअली रुके, मुझसे बात की उन्होंने। आई हग्ड हिम, मैं तो दीवाने जैसे पागल फैन्स के जैसे शुरू हो गई, ब्लाबर करने लग गई एंड देन उन्होंने मुझे बोला कि पिक्चर तो नहीं कर सकते हैं, कॉस्ट्यूम है। एंड आई रियलाइज़ हाँ, मैं खुद एक एक्टर हूँ, मुझे ये बात पता भी है, फिर भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि अभी फैन ज़ोन में जा चुकी हूँ। तो मैंने कहा हाँ, हाँ, डेफ़िनिटली। फिर वो चले गए। उसके बाद लकीली जब हमारा इवनिंग ब्रेक हुआ तभी उनका शूट रैप अप हुआ था और मैंने बाउंसर्स को कहा कि सर ने मुझे पिक्चर प्रॉमिस किया है, तो मैं वेट कर रही थी। उन्होंने कहा नहीं, नहीं मैम, आपने हग कर लिया सर को, आपकी बात भी हो गई, इतनी ऐसी इतना तो टाइम नहीं दे पाते हैं वो किसी को, तो प्लीज़ अब आप जाइए। तो मैंने कहा नहीं प्लीज़, उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझे पिक्चर देंगे। जस्ट गॉट लकी कि तभी वो अपनी वैनिटी से निकले और उन्होंने खुद पॉइंट करके कहा, उनको मैंने पिक्चर कहा है, उन्हें बुला दो। और वो पिक्चर जब हो रही थी तो देयर आर 2 पिक्चर्स इंटरेस्टिंगली। पहली पिक्चर में मैं ऐसे खड़ी थी और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि एक वो इंटिमिडेट भी हो रहे हो आप कि शाहरुख खान आपके साथ खड़े हैं।
तो वो पिक्चर हो गई एंड उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मुझे थॉट आया कि ये मेरी लाइफ की एक ही पिक्चर होगी शायद इनके साथ और ये ऐसे होने वाली है। तो आई हग्ड हिम एंड द काइंड ऑफ जेंटलमैन ही इज, रादर देन रिएक्टिंग कि ये क्या हो रहा है तुमने कुछ पूछा भी नहीं, ही जस्ट केप्ट हिज हैंड ऑन माय हैंड और वो खूबसूरत पिक्चर मुझे मिल गई जो सभी पूछते हैं, सभी देखते हैं कि कमाल ही है ये। ओके, तो फिर वो जवान के सेट पर आपने उनको पिक्चर दिखाई उनको? हाँ, वो मैं फ्रेम तो नहीं ले जा पाई, वो ये अगेन क्योंकि आप सेट पे इस तरह की हरकतें नहीं हो पाती और बाहर तो उनसे मिलना मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने उनको एक छोटा पोस्टकार्ड पे वो पिक्चर पे उनका ऑटोग्राफ ले लिया। वाओ, दैट्स ग्रेट। मैंने सुना है आप मिस ग्लैडरस इंडिया भी रह चुकी हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। ग्लैडरस मिसेस इंडिया जी, तो बात कुछ यहाँ से शुरू होती है। मैं हूँ दिल्ली की लड़की, तो दिल्ली में मैं कर रही थी इंजीनियरिंग। लव मैरिज है तो शादी ज़रा जल्दी हो गई और मेरी मम्मा थोड़ी-सी इस बात के अगेंस्ट थी। उनको लगा था कि मैं एमबीए करूँगी और कुछ कुछ कर दिखाऊँगी लाइफ में। तो उन्होंने ऐसे ही छेड़ा मेरे हस्बैंड को जो फर्स्ट लंच डिनर पे आप कह लो मिलते हैं, कि क्या तुमने इसको शादी करवा ली? मेरी बेटी तो बहुत बड़ी बन सकती थी, एमबीए करती इतनी अच्छी पढ़ाई में। तो हर्ष माय हस्बैंड, उन्होंने ऐसे ही मज़ाक में कह दिया कि कोई बात नहीं ये मिसेस इंडिया बनेगी। ओह मिस, दैट्स ग्रेट। तो और चाँद से जैसे कि लाइफ जर्नी होती है सभी की अलग-अलग, तो हम दिल्ली में थे, दोनों हम दिल्ली के ही हैं। कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि हम कहीं और शिफ्ट होंगे। तो मेरे हस्बैंड को ये जॉब ऑफ़र आई मुंबई में जॉब के लिए, पीटर लैके इट्स अ जर्मन कंपनी। उन्हें इंडिया में अपना बिज़नेस एस्टैब्लिश करना था विद माय हस्बैंड। तो ये ऑफ़र उन्हें आई और उस वक़्त मेरी जॉब चल रही थी अच्छी खासी इंजीनियरिंग की। अच्छा पैकेज था कॉलेज प्लेसमेंट से। तो सही चल रहा था सेटअप, लेकिन मुझे जॉब में मज़ा नहीं आ रहा था। इतना बस मुझे क्लैरिटी थी, मुझे पढ़ाई अच्छी लगती थी, जॉब का कुछ कुछ मिसिंग लग रहा था लाइफ में। बट मेरे हस्बैंड को लगा कि मैं कैसे बोलूँ इसे कि इतनी अच्छी जॉब छोड़ के तुम चलो। तो पर उन्होंने फाइनली जब पूछा तो आई वाज़ तो थ्रिल्ड, मैंने कहा हाँ, मुझे तो करनी ही नहीं है ये जॉब, चलो। तो कुछ बड़ा प्लान नहीं किया, लेकिन हाँ, हम मुंबई आ गए और फिर वो एक थॉट सडन एक दिन मुझे ख़्याल आया कि हाँ, कुछ करना चाहिए, कुछ लाइफ में अलग करा जा सकता है, अभी टाइम है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का। तो मैंने वो ग्लैडरेक्स का गूगल पे सर्च किया और वो फॉर्म अपलोड करके वो फिल किया और फिर उस पे जुट गई काम करने पे। पढ़ाई, जैसा कि मैंने कहा, मुझे पढ़ाई का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। तो मैं मैथ्स में बहुत अच्छी थी और बाकी सब्जेक्ट्स में भी काफ़ी, तो इसलिए इंजीनियरिंग हुआ। तो ये अब पढ़ाई अच्छी है तो रिसर्च वगैरह करके मैंने और उसके बारे में फिर पढ़ाई करी, उसको समझा कि ग्लैड आपको मिसेस इंडिया बनना है तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग मैंने खुद को ग्रूम भी किया, फिटनेस को लेकर भी ग्रूम किया, ड्रेसिंग, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन। तो ये सब पे मैंने वर्क किया और मुझे याद है मॉरीन मैम, वो एक क्वेश्चनेयर फॉर्म होता है, उसके बाद जब मॉरीन मैम मुझे मिली तो उन्हें मेरी यही बात अच्छी लगी थी कि मैं काफ़ी क्लियर हूँ मेरे विज़न को लेकर और मेरा कॉन्फिडेंस अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है मेरी बातों पे। तो एंड थैंकफुली मैं बन भी गई। तो फिर आप मिसेस इंडिया बनने के बाद आपको पहला ब्रेक मिला आपके एक्टिंग करियर में? हाँ, ये काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मिसेस इंडिया हूँ इसीलिए मुझे टीवी पे ब्रेक मिला, पर चांस से ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो मुंबई आने के बाद जब मैंने रियलाइज़ किया कि अब लाइफ में कुछ कुछ कर दिखाना का टाइम आ गया है और कुछ सोचना पड़ेगा अपने लिए, तो ये ग्लैडरेक्स का फॉर्म भरा था। साथ-साथ मैंने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया कि क्या-क्या कर सकते हो, ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास। तो ही सेड वन्स कि अच्छे दिखते हो तो एक बार ट्राई किया जा सकता है टीवी में भी। जबकि मैंने कभी एस्पायर नहीं किया था एज़ सच कि मुझे एक्टिंग करनी है। पर समहाउ बचपन में मेरे मैं और मेरे कज़िन हम लोग शाहरुख सर की, क्योंकि मैं फ़ैन हूँ, तो उनकी मूवीज़ को हम एनैक्ट करते थे घर में। कभी कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं किया, कुछ नहीं, लेकिन ये चीज़ मैं काफ़ी कर हम लोग हमेशा समर वेकेशंस में ये किया करते थे। तो वो एक कह सकते हैं छोटा-सा एक्टिंग का कीड़ा सब में कहीं न कहीं होता है, तो होता है। तो वो वहाँ से शुरू हुआ और फिर हस्बैंड ने थोड़ा एनकरेज भी कर दिया कि कर लो ट्राई, और मुझे भी लगा हाँ, मुंबई में तो है तो फिर मैंने गूगल किया उसके बारे में भी। आई थिंक गूगल इज़ सच अ लाइक इट्स अ ब्लेसिंग हाँ। फॉर आवर टाइम्स। हम
कुछ भी सोचे तो उसे अब तो चैट जीपीटी भी आ गया। बहुत ईज़ी हो गया उसके आने से तो। तो आपके सारे सवाल जिनके बारे में आप कभी-कभी थोड़ा-सा झिझकते भी हो कि क्या पूछूँगी तो थोड़ा हँसी तो नहीं आएगी किसी को, मज़ाक तो नहीं बनाएँगे मेरा। अब ऐसी कोई इन्हिबिशन ही नहीं है। आप जो दिल में आए आप सोच सकते हो अपने लिए और उसको गूगल के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगी, चैट जीपीटी से मिले। हाँ, सो या तो दैट्स हाउ मैंने स्टार्ट किया। मैंने जाके प्रोडक्शन हाउसेस में बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही बेसिक से मैंने शुरू किया है। तो मुझे फर्स्ट टाइम याद है जब मैं कास्टिंग डायरेक्टर से मिली तो उन्होंने कहा प्रोफाइल दे दीजिए और मैंने उन्हें कहा प्रोफाइल क्या होता है? या आपको तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है। तो उन्होंने मुझे लिटरली करके दिखाया था कि आपको लेफ्ट देखना है और फिर सामने कैमरे की तरफ, फिर राइट देखना है, फिर सामने कैमरे की तरफ। तो वो बट आई थिंक जो चीज़ मेरे लिए वर्क कर गई वो थी रॉनेस और मेरा वो पैशन कि या मुझे कुछ करना ही है। वो सबसे ज़रूरी है हर इंसान के। ये क्लैरिटी थी कि इंजीनियरिंग तो हो गई है पर वो मुझे नहीं करना है, अभी कुछ अलग करना है। तो उसकी जोश-ए-जुनून पूरी थी। तो आई थिंक वहाँ से इसलिए मुझे ये रोल मिला। हाँ, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सपने सुहाने लड़कपन के। ओके, तो वो ऑडिशन के लिए ना उनको चाहिए था फ्लेवर कि एक बहुत ही सीधी-सादी गाँव की लड़की है, बहुत ही सॉफ्ट धीरे बात करती है, लेकिन असली में वो एक डिस्गाइज़ लुटेरा है। ओह! तो मुझे ब्रीफ दिया गया था कि आपको पहले सॉफ्ट लाइन बोलनी है और उसके बाद आपको एकदम चेंज ओवर लेके बहुत थोड़ा-सा लाउड और अब्यूज़िव और एक डायलेक्ट भी पकड़ना है कुछ यूपी साइड का। तो मैं खुद बुलंदशहर, मेरे दादा-दादी सब उधर से हैं, तो मैंने बचपन में सुना हुआ था वो डायलेक्ट कि थोड़ा अलग बात करते हैं जो। तो मैंने सोचा वो पकड़ लेते हैं और सॉफ्ट वाला सॉफ्ट में कर दिया और फिर चेंज ओवर दे दिया एंड आज भी याद है मुझे वो दिन कि डिम्पी थी उस वक़्त शकुंतला प्रोडक्शन हाउस में एंड उन्होंने बीच में ऐसे किया कट और मैं डर गई कि ये क्या, ये तो गड़बड़ हो गई। शी लाइक तुम सेलेक्ट हो गई हो। दिस यही ढूँढ रहे थे हम। ओह! तो फिर हमें ये बताइए आपका जो सबसे फ़ेमस कैरेक्टर रहा है प्रार्थना, उसके बारे में कुछ बताइए? प्रार्थना तो डेफ़िनेटली फॉरएवर के लिए मेरे लिए सबसे ख़ास महत्वपूर्ण कैरेक्टर तो वही रहेगा क्योंकि उसी से जो जो रिकॉग्नाइजेशन होता है कि जो एक्टर से आप एक सेलिब्रिटी बनते हो, वो वाली जर्नी तो मेरी थैंक्स टू विपुल डी शाह सर, हेमंत सर, जिन्होंने मुझे ये प्रार्थना का खूबसूरत कैरेक्टर निभाने का मौका दिया। तो वो तो कैरेक्टर शानदार है मेरे लिए। तो उसकी ख़ास बात ये थी कि जब हमने ऑडिशन मैंने जब उसका दिया था, तो उसमें मुझे नॉर्मल हिंदी बोलनी थी। मुझे बताया गया एक 5 बीवियाँ हैं, एक एक पूजा-पाठ वाली है, एक खाना में बनाने में अच्छी है, एक सुंदर दिखती है, एक प्यार में पागल है। तो आप मुझे 2-3 कैरेक्टर दिए गए थे करने के लिए। तो मुझे बताया गया कि लुक वाइज़ मैं पूजा-पाठ वाली लगती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं वैसे उतनी पूजा-पाठ वाली हूँ नहीं, बट हाँ, मेरी शक्ल और वो इंडियन लुक आई थिंक आती है ऐसी कि उनको मैं बेस्ट सूटेड उसके लिए लगूँ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, हमने शूट शुरू किया और जिस दिन शूट शुरू किया, उसी दिन स्क्रिप्ट में आया कि ये शुद्ध हिंदी की लाइन्स होंगी। ओह! और उसका नैरेटिव ये था कि मुझे जो भी लाइन्स हैं मेरी, मुझे रैपिड फायर में बोलनी होगी और उनका काफ़ी मुश्किल होगा मीनिंग समझना। तो वो कोई समझ नहीं सकता नॉर्मल में, अगर मतलब जनरली लोग नहीं समझ सकते। फिर जो मेरी बहन है उसे ट्रांसलेट करेगी, कह रही हैं दीदी। सो यही हमारा बाद में जाके हैशटैग हो गया, बाद में हम इसी के लिए पॉपुलर हो गए। पर जब वो पहला दिन, मेरा बड़ा शो, मैं लीड में हूँ, एंड पेज पे मेरा फ़ोटो लगा हुआ है और ये अब जो शो कर रहा है, मैं 10 चीज़ें सोच के आई हूँ, मैं ये करूँगी अपने कैरेक्टर में, कुछ नुआंसेस पकड़ूँगी, ये स्पेशल करूँगी। जब स्क्रिप्ट देखी तो मुझे लग रहा है अब मैं क्या ही करूँगी? मैं ये बोलूँगी कैसे? और मेरी तो सीरियसली मेरा बीपी लो हो रहा है, मैं शिवर कर रही हूँ कि ये क्या होगा? ये हो ही नहीं सकता। आप नॉर्मल एक्टिंग करोगे, मैं कैसे कर पाऊँगी? ये लाइन ही नहीं बोल पाऊँगी। हेमंत सर आए और मैंने तो जो फैल रही हूँ, मैं पूरी रो रही हूँ। आई एम लाइक सर, ये आपने क्या एक्सपेक्ट किया? ये होगा कैसे? हम एक्टिंग करेंगे, कैसे करेंगे ये चीज़ें?
तो उन्होंने कहा, "हो जाएगा, तुम कर पाओगे।" मैंने कहा, "सर मुझे नहीं आता है ऐसे, ये टंग ट्विस्टर है सब।" तो उन्होंने कहा, "देखो आस्था, अगर ये तुमने कर दिया ना, तो ये एक बेंचमार्क बनेगा।" एंड नाउ फॉर श्योर मैं खुद भी कह सकती हूँ, टिल नाउ और टिल डेट तो ये जो कैरेक्टर है शुद्ध हिंदी का, जो मैंने प्रार्थना में निभाया है, अभी तक तो किसी और ने नहीं किया। तो मैं उसकी एक ही एक्टर हूँ जिसने इस तरीके का एक कैरेक्टर निभाया है, जो शुद्ध हिंदी रैपिड फायर में बोलती है, और ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया इस कैरेक्टर को। काफ़ी लोग मुझे पूछते थे कि क्या मैं पंडित हूँ? क्या मैं संस्कृत जानती हूँ? मैं कैसे लर्न करती हूँ वो लाइन्स? कैसे बोल पाती हूँ? और बहुत खूबसूरत कैरेक्टर, उससे जो रिकॉग्नाइजेशन मिला है, अलग ही है। तो क्या आप उस कैरेक्टर की एक लाइन बोल सकती हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो जब ये शूट करते थे, उस समय तो मुझे हमें इंग्लिश में आती है स्क्रिप्ट्स, तो वो मुझे ये हेमंत सर ने ही गाइडलाइंस दी थी। काफ़ी चीज़ें काफ़ी लोगों ने मुझे सिखाया। हेमंत सर हों, विपुल सर हों, मेरे लिए ट्यूटर भी रखे गए थे। तो काफ़ी चीज़ें मैंने उस कैरेक्टर की बदौलत सीखी हैं। तो एक अच्छी बात उन्होंने मुझे सिखाई थी कि इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, तो उसको हिंदी में लिख लोगी तो वो एसोसिएशन थोड़ा जल्दी बैठेगा, क्योंकि ये तो शुद्ध हिंदी है, हिंदी भी नहीं। तो मैं हर लाइन को अपने हाथ से लिखती थी हिंदी में, और फिर मुझे ये लिबर्टी भी दी गई थी कि मैं अपने हिसाब से थोड़ा आगे-पीछे कर सकती हूँ, और मैं दिल्ली से हूँ तो मेरी हिंदी वैसे भी अच्छी है। तो मुझे विपुल सर ने अश्योर किया था कि तुमको ऐसी कोई लाइन की फाउंडेशन नहीं है कि ऐसे ही बोलनी है, अपने हिसाब से बोलो। तो वही कलंगी उसका ज़ोर था मेरा। मैं खुद अपनी लाइन लिखती थी लंबी-लंबी, वो पहले ही लंबी होती थी, और उनको लर्न करना, तो उस टाइम तो वो टास्क होता था। पर जब वो आ गया, तो अभी देखिए आप 5 साल से तो ऊपर हो चुके हैं। अब तो आप आज मुझे बोलें तो मैं आपको 4 लाइन वैसे ही सुना सकती हूँ, जब मुझे 40-40 मिनट लगता तो था। फिर बोलिए वो लाइन। हाँ, तो चलिए गेस करेंगे आप। मैं एक लाइन बोलती हूँ और आप बताएँगी कि मैंने क्या बोला। तो दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पहाड़ी बूटी का निर्माण कर लेती है भोली। मुझे तो नहीं। दिक्कत फॉर मी। तो इसको ब्रेक करेंगे, तो दुग्ध जल मिश्रित, दूध और पानी को मिलाकर, दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त चीनी डालकर, पहाड़ी बूटी इज द चाय का निर्माण कर लेती है भोली, तो समझ पाओगी। ओह! मेरे को तो तो बना लेती है। अच्छा। भोली मैं अपनी बहन को बोलती थी, ये मैंने ऐड किया था फ्लेवर, क्योंकि वो मेरी बहन है, तो उसको पंजीरी बुलाने की जगह पे भोली बोलती थी। तो यही हमारा फिर सिग्नेचर, जो हमारा ट्रेंड चला था इंस्टा पे, कह लो सोशल मीडिया पे, और इन जनरल पब्लिक को जो पसंद आया था कि भोली और कह रही हैं दीदी का जोड़ी वाज़ अ हिट। ओके। तो अब तक का आपका सबसे फ़ेवरेट कैरेक्टर क्या रहा है? सबसे फ़ेवरेट, वैसे तो मुझे जो भी मैं कैरेक्टर्स करती हूँ, मुझे सबसे प्यार हो जाता है, और मैं जुड़ जाती हूँ उनसे। मुझे उनके कॉस्ट्यूम पहन के मैं एक्चुअली फ़ील करती हूँ, आई थिंक सभी एक्टर्स का वही रहता है कि फिर हम वो कनेक्शन आ जाता है हमें, और हम उनसे एसोसिएट करने लगते हैं। हर कैरेक्टर की एक खूबसूरती होती है, और चाँद से मुझे अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स मिले हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे-अच्छे सारे मिले हैं। एक स्पेशल मुझे शुभारंभ का समूह ऐसा लगता है, एक तो वो कोविड से पहले आया था, तो वो जल्दी से रैप अप हो गया। तो ऐसा लगा एक क्लोज़र सा नहीं मिला, और उस कैरेक्टर में करने को बहुत कुछ था। तो जब वो शुरू हुआ था झरना का कैरेक्टर मेरा, मैं झरना प्ले कर रही थी। तो झरना इनिशियली तो हीरो की राजा की गर्लफ्रेंड होती है। तो वो रोमांस भी किया, और वो अदाएँ भी दिखाई, वो नेक्स्ट डोर नेबर है, वो नज़ाकत वाले एंगल्स और रोमांस और फ्रेंडशिप, तो वो सादगी भी दिखाने मिली। बहुत खूबसूरत शूट था। उसके बाद चेंज ओवर आता है स्टोरी में कि वो एक्चुअली उसके बड़े भाई की गर्लफ्रेंड है। छोटे भाई से शादी करने छोटे भाई से अफ़ेयर रख रही है, ताकि बड़ा भाई शादी करने के लिए जल्दी से एग्री कर जाए। तो वो फिर वो जो ट्विस्ट था, उससे फिर वो उसके साथ अलग से बिहेव करती है, जो उसका एक्चुअल बॉयफ्रेंड है। तो उसके साथ वो थोड़ी शार्प है। तो एक वहाँ चेंज ओवर हुआ। उसके बाद थर्ड चेंज ओवर है कि वो अपनी मम्मी से जब बात करती है, तो पता चलता है कि वो एक्चुअली नेगेटिव है। वो शादी सिर्फ़ इसलिए कर रही है क्योंकि उसके पास पैसे हैं। तो वो एक नेगेटिव ज़ोन में भी कैरेक्टर है, तो
और जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं उनमें अलग ही चार्म होता है। वो तो है। अदाएं मारो, आंखें मटका, लुक्स ऑल्सो, yes looks also, हाँ या गैरी को जो हम लुक्स देते हैं वो अलग ही होता है। करेक्ट। सो एज यू नो, तो उसके लुक्स भी एलैबोरेटेड होते हैं। हमारी हीरोइन तो सीधी सादी बन के रहती है, वो तो काजल भी कम लगाई, लाइनर भी एकदम सीधी इनोसेंट, वो हमारा इंडिया का थीम है। फिर आती है नेगेटिव जो बाल जी छटके की और बड़े बड़े ईयर डालेगी। सो हाँ, वो सारे मजे हुए उसके। और फिर जैसे स्टोरी कैरी फॉरवर्ड हुई तो मेरी बड़े भाई से शादी हो गई। उसके बाद मुझे उसी कैरेक्टर को कॉमेडी बना दिया गया कि वो कॉमिक एंगल पे प्ले करते था, वो जोड़ी जो थी हस्बैंड वाइफ की। और फिर आफ्टर वाइल उसमें ये एंगल आया कि वो हस्बैंड का, क्योंकि वो तो शुरू से ही शादी उसके करने का तो मन था नहीं, वो तो मैंने उसको प्रेशराइज किया जेलसी एंगल देकर, तो वो उसका एक्चुअली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। तो वो फिर इमोशनल एंगल्स एंड फिर ये हाउ टू डील विद दिस एंगल, तो बहुत कुछ था उस रोल में प्ले करने के लिए। सो नो डाउट्स, जैसे प्रार्थना तो डेफिनेटली मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि प्रार्थना ने मुझे एक्टर से कह सकती हूँ सेलिब्रिटी बना दिया। एक नोन सेमी नोन फेस जो है, मैं उसी से बनी। तो वो अलग बात है, लेकिन झरना फॉर अ एक्टर्स क्राफ्ट मुझे लगता है बहुत खूबसूरत हाँ, role वो था। बहुत ही खूबसूरत पार्ट रहा है। तो जैसे कि मैंने देखा है, एक आर्टिस्ट की बहुत ही बिजी लाइफ होती है, तो इस बिजी शेड्यूल में आप अपने आप को कैसे फिट रख पाती है? पहले तो ये बिजी को चेंज करके ना मैम, एंटरटेनमेंट फुल लाइफ होती है हमारी। ऐसा नहीं है, बिजी भी होती है, टाइम हमें बहुत देना पड़ता है, लेकिन काफ़ी जॉयफुल रहता है वो पूरा माहौल। एक तो हम लोग घर जैसा सेटअप हो जाता है, हाँ। 12-12 घंटे साथ रहते हैं हम लोग, काम करते हैं, तो अच्छा सा माहौल बन जाता है। और हाँ, थोड़ा ये है कि आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है कि आप, क्योंकि आपको दिखना भी है, हमारा स्क्रीन भी वाइड है, तो अपनी बॉडी को लेकर, फिटनेस को लेकर, स्किन को लेकर अवेयरनेस और अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। पर आई थिंक ये ही हमारा ये जो रेड फ्लैग है, ये ही हाईलाइट से आप अलर्ट रहते भी हो, क्योंकि जब भी आप किसी फिटनेस कोच के पास जाओ तो आपको एक मोटिवेशन चाहिए होता है। आपने पेमेंट कर दी है कोच को, हज़ारों में आपके 40,000 पैकेज ले लिया आपने, तो आपको एक वो मोटिवेशन हो गई कि मुझे अब वसूलने हैं। तो फॉर अस मुझे लगता है ये बेनिफिट है कि हमें मोटिवेशन है कि हमें तो दिखना ही है ना, हम तो वाइड स्क्रीन पे ही आएंगे, तो हम जितने हैं उससे तो पहले ही वाइड होने वाले हैं, तो हमें तो अलर्ट रहना ही है। तो ये कॉशियसनेस रहती है दिमाग में, तो उसी से चीज़ें डिसिप्लिन करना थोड़ा कह सकती हूँ मैं कि आसान हो जाता है। तो डे को पहले से कोई भी चीज़ आप पहले से प्लान कर लो तो सब इजी हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम हेल्दी खाएंगे, लेकिन खाते नहीं हैं। तो अगर आपने पहले ही प्लान कर लिया कि मैं आज ये खाऊंगी, तो आप खा लोगे ना, रादर देन कि अच्छा मैं कल से ये ऐसा कर लूँगी। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, आज मैंने ये 3 मील्स खानी है तो मुझे उसमें ये खाना है, वो बना के रख लिया, बनवा के रख लिया, उसको प्रॉपरली आपने प्लान कर लिया। तो अगर दिन की शुरुआत से अगर मैं चलूँ तो अभी तो इंस्टाग्राम ही आपको कितना कुछ सिखा देता है, मलाइका अरोरा के इन्फ्यूज़्ड वाटर से लेकर क्या व्हाट नॉट। तो दिन की शुरुआत मैटर करती है, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि कभी ये लेमन जिंजर वाटर ले लिया, टर्मरिक ब्लैक पेपर वाला पानी ले लिया, सौंफ, अजवाइन और जीरा, इनको रात में इन्फ्यूज़ करके रखो और वो पानी सुबह पी लो। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप इनको लाइफ में अकोमोडेट कर लो तो आपको ऐसे कुछ फ़ौरन इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखेगा कि ओ आज मैं कितनी ग्लो कर रही हूँ, पर आपकी बॉडी आपको थैंक्स करेगी। वो आपको आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स में भी नज़र आएगा, आपके ओवरऑल लुक्स में नज़र आएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है रिजल्ट आने में, लेकिन आपको डेफिनेटली वो वर्दी लगेगा, और जब आप करना शुरू करोगे आप खुद ही स्टिक करोगे उससे, क्योंकि आपको रिजल्ट महसूस होंगे। हाँ, उससे डिटॉक्स होती है बॉडी। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें विद टाइम मैं सीखती जा रही हूँ और कोशिश करती हूँ उनको इनकलकेट करते जाऊँ। जैसे अभी फ़िलहाल ही मैंने सोशल मीडिया पे डाला भी है मेरा लाल परी स्मूदी। सो इट्स माय ABC स्मूदी, वैसे तो बहुत ही पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड, हाँ। पर उसका एप्पल बीटरूट कैरेट को मैंने अपना देसी वर्जन में आंवला बीटरूट कैरेट बना के मैं पीती हूँ। तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में एक बार तो पी ही लो। तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपके पास गूगल है कि वो
आंवला, बीटरूट और कैरेट में कितना न्यूट्रिशन है, आईज के लिए हो, स्किन के लिए हो, एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट, वो आप गूगल बता देगा। हाँ, वो तो बता ही देगा। तो फिर आपका फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड तो वैसे मैं बहुत ही स्वीट टूथ मेरा खतरनाक है, तो मुझे क्रेविंग बहुत ज़्यादा रहती है स्वीट की, और मेरा स्ट्रगल ही वो कह सकते हैं कि वो बस चॉकलेट मुझसे बच जाए, मैं चॉकलेट से बच जाऊं तो सॉर्टेड है मामला। और वैसे बहुत जंक की शौकीन हूँ मैं, और सेकंड फेवरेट है मेरी मैगी आती है, तो मैगी तो अगर मुझे दिख जाए, उसकी खुशबू आ जाए, तो बस आउट ऑफ कंट्रोल। तो कोशिश करती हूँ कि वो क्रेविंग आए उससे पहले ही बॉडी को कुछ हेल्दी एपेटाइट, उसको हेल्दी मील्स प्रोवाइड कर दो, खिला दो, ठूस दो खुद को। तो कोशिश करके सुबह के टाइम में मोस्टली अगर आप स्प्राउट्स खा लो अच्छे से, तो वो बहुत फिलिंग होता है। हाँ, फ्रूट खा लो, मेनली तो स्प्राउट में, क्योंकि आपको प्रोटीन भी मिल जाता है। नॉन वेज ईटर हैं, एग खा सकते हैं तो एग खा लो। तो हेल्दी चीज़ पहले खा लो, उसके बाद सोचो कि एज अ रिवॉर्ड में कुछ मैगी खाएंगे, पर वो भूख ही नहीं लगेगी, तो आप बच जाओगे। हाँ जी। तो ये कोशिश रहती है मेरी। सर इनफैक्ट मुझे ये शो हम कर रहे थे, तो जितेन लालवानी सर काफ़ी नोन एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के, तो उनके साथ जब पहली मीटिंग हुई वर्कशॉप में, आई वाज सो एक्साइटेड कि अरे मैंने इनको इतना टीवी में देखा है। और मैं सर से बात करी थी, तो मैंने उन्हें कहा भी, चांद से मैं उनको एक फैमिली गैदरिंग में मिली थी दिवाली पार्टी पे, तो मैंने बड़ी खुशी से, मैंने सोचा मेरे पास बात करने के लिए भी है, मैंने कहा सर मैं आपसे पहले मिली हूँ एक पार्टी में। तो उन्होंने कहा कौन सी पार्टी? मैं पार्टीज नहीं जाता। तो सडनली ये डायलॉग से ना मुझे ऐसा लगा कि ये डीडीएलजे मोमेंट क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये सिमरन क्यों बन गया है? मैं तो रात नहीं बन रही थी, मैं तो नॉर्मली बात कर रही थी। फिर ठीक है, मैं चुप हो गई, और हम लोग शूट तो हम लोग डिसिप्लिन से ही करते हैं, तो जो लाइन सब चल रहा है, 2-3 हफ्ते हो गए, और फिर सर थोड़ी मुझसे एक कैंडिड बात करनी शुरू हो जाते हैं ना, आप साथ काम करते हो 12 घंटे, और हम जब अच्छे 2-3 हफ्ते हो गए, अब हम कैंडिडली बात करने लगे, तो मैंने एक दिन सर से पूछा, सर उस दिन मैंने आपको कहा था कि हाँ मैं आपसे पार्टी में मिली थी, और आपने तो ऐसे बोल दिया, मुझे लगा मैं क्या ही पूछ गई आपसे। तो इज लाइक आस्था, इंडस्ट्री में थोड़ा सा ऐसे हम डेकोरम मेंटेन करते हैं, शुरू में क्या कन्वर्सेशन करो, कुछ कैजुअल बात नहीं निकला है, उसके लिए मैंने जस्ट टू अवॉइड द टॉपिक आपसे ऐसे कह दिया था। पर हाँ मुझे याद है वो पार्टी में गए थे, तो फिर मैंने सर को बताया, सर आपका तो आपने तो कैजुअल बात कर दी थी, पर मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि वो एक्टर और सेलिब्रिटी का डिफरेंस, एक तो यही है कि मैं फ़ैन मोमेंट में ही रह जाती हूँ अपने सेट पे, और पर फिर जब ये दिखने लगा कि लोग अब आपको पहचानते हैं, जैसे कि क्या हाल मिस्टर पांचाल जब हम शूट कर रहे थे, तो मैं और मनिंदर, मेरे मेल लीड जो उसमें थे एक्टर, हम लोगों को रायपुर लेके गए थे, तो मीडिया थी साथ में, बहुत सारी पेपराजी थी, और इन जनरल पब्लिक, तो जिस तरह feel या that moment? इतना खूबसूरत था वो मोमेंट, और इतना स्पेशल लगता है वो सब देखकर कि लोग आपको देखने के लिए आए हैं स्पेशली। ये इतनी प्यारी चीज़ है, मैं शब्दों में बता भी नहीं पाऊंगी ढंग से, कि मुझे ऐसा लगता है कि हम भी एक, जैसे जैसे कोई भी अपनी जॉब कर रहा है, आप अपनी जॉब कर रहे हो, हर कोई अपना काम कर रहा है जिसके लिए उसको पेमेंट मिलती है, हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन बाय गॉड ग्रेस हमें ये स्पेशल प्यार और अफेक्शन भी मिल जाता है, जो लोगों का प्यार मिलता है उसका एक अलग ही वो है। और चाहे वो बोले कितनी बार होता है, वो घबरा जाते हैं, हाँ, कभी कभी कुछ गड़बड़ भी बोल जाते हैं, बट जो उनका वो जो प्यार और वो जो वो वार्मथ है ना, वो फील हो जाती है मुझे, और वो प्राइसलेस है। तो आगे फ्यूचर में आप कैसे रोल करना पसंद करेंगी, जो आप चाहती हैं, आपका ड्रीम रोल? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो मेरा ड्रीम रोल है ना, वो जो मैं आपको बता रही थी, सपने सुहाने लड़कपन के, उसी लाइन से मुझे इनफैक्ट लगता है कि वो रोल मुझे शुरू में ही मिल गया, तो तब मैं, अच्छा ही हुआ था, ऑब्वियसली मुझे रोल मिला भी था क्योंकि मेरा ऑडिशन भी अच्छा हुआ था, अच्छा हुआ, लेकिन काम भी अच्छा हुआ। पर अब
आप रिफाइंड होते हो, आपका क्राफ्ट आप ब्लूम होते जाते हो विद टाइम, कैमरा लाइटिंग सब आपको समझने लगता है। मुझे ऐसा लगता है अगर उस टाइप का रोल अब मुझे करने मिले तो मैं काफ़ी कुछ कर जाऊंगी उसमें, काफ़ी मेरा क्राफ्ट काफ़ी बेटर हो जाएगा। पर वो जो भी था पहले, जो आपका पहला था, आपने बहुत अच्छा किया है। मतलब ऐसा लगा ही नहीं है कि वो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है कैमरे के सामने। वो बहुत अच्छा था, मैंने खुद देखा, मेरा फेवरेट रहा है वो। हाउ नाइस। और ये शो को लेके मेरी काफ़ी खास यादें भी हैं, एंड थैंक्स टू यू ऑल्सो, आपने भी सीखना मैंने देखा यार। तो मेरी सोसाइटी में ही एक बार एक आंटी, अब तो वो नहीं रहे, बट वो एक मेमोरी बहुत चेरिश्ड है मेरे लिए कि उन्होंने मुझे ऐसे बुलाया बहुत स्ट्रिक्टली, और मैं जानती नहीं थी उन्हें ज़्यादा। तो उन्होंने कहा तुम सपने सुहाने में काम कर रही हो ना, विधि हो तुम? तो मैंने कहा हाँ जी वो मैं ही हूँ। तुम इतना अच्छा करती हो ना खराब रोल कि मुझे लगता है मैं तुम्हें चाटा लगा दूँ। और ये तो कॉम्प्लीमेंट था आपके लिए या? तो जैसा कि आपको भी पता चल ही गया है, और ये मेरा पहला बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। मैंने आंटी के पैर छुए और उन्होंने कहा आंटी आपने मुझे मेरी ज़िंदगी का पहला बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया है, सो ये बहुत ख़ास है मेरे लिए। तो इसलिए वो कैरेक्टर, वो रोल बहुत ख़ास है, और उससे बहुत कुछ सीखा। हाँ, बहुत कुछ सीखा, और नेगेटिव रोल्स करने का अलग ही चार्म। हाँ, उससे बहुत कुछ सीखने मिलता है। हम्म, मतलब सीखने के लिए तो हर कैरेक्टर से मिलता है, बट नेगेटिव में कुछ बात ही अलग होती है। हाँ। तो फिर एक मौका और लगा था मुझे, एक था राजा एक थी रानी, ओके। उसमें एक छोटा कैमियो आया था। तो वो होती है नचनिया झुमकी, मुझे लाइन नहीं याद आ रहा उसका, कुछ था कि वो भी डिस्गाइज ही थी चांद से। तो रानी लेकर आती है उसे, वो रानी का नकाब पहना हुआ है उसने, पर वो है एक डांसर, एक लोकल डांसर। ओके। तो वो कैरेक्टर के लिए पाकी सर थे, मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से हैं। बहुत सारे मेरे खैर में जिन सब डायरेक्टर्स मुझे ज़्यादातर बहुत पसंद है मेरे, पर उन पाकी सर के साथ कुछ स्पेशल मेमोरी है ये कि उन्होंने आके मुझे बताया कि ये कैरेक्टर काफ़ी लाउड है, और ये हमारा तुमको यहाँ पे बैठ के पान खाना है, और इसको ये तुम्हारा मास्क निकालेगा, उसके बाद जो जो लाइंस हैं ये ऐसे करनी है। तो वो समझा रहे थे मुझे। मैंने कहा सर मैं, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं वो मिरर तक चली जाऊँगी, वहाँ एक मिरर रखा था खड़ा लंबा। तो थोड़ा उन्हें लगा कि पता नहीं क्या करना चाह रही है, वो भी मुझे पहली बार मिले हैं, मैं भी उन्हें पहली बार मिली हूँ। उन्होंने कहा हाँ देख सकते हैं। फिर मैंने कहा सर ये एक मुड्ढा है यहाँ, मैं इसको गिरा सकती हूँ? तो उनका हाँ तुम देखो कैसे करना है। तो फिर मैंने 2-3 चीज़ें और बताई उन्हें, अभी मुझे ध्यान इतना नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो एक बार तुम मुझे करके दिखा दो सब क्या करने वाली हो। तो मैं बैठी, एक तो मैंने कभी पान नहीं खाया, मैं पान नहीं खाती। स्ट्रगल तो वो चल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा मेक श्योर करना है कि तुम्हें पान खाते हुए ही लाइनें बोलनी है। तो मैं पान खा रही हूँ और वो पान यहाँ से वो चैलेंज और हाँ काफी चैलेंजिंग बट फन ऑल्सो। तो वो मैंने अलर्ट हो गए कि वो पान मुझे ऐसे ही साफ करना है कि वो डांसर टाइप की फील में मैं देसी वे में ही करूँगी, गंदे थे मतलब गंदे थे किसी भी जैसे लोकल लोग करेंगे। तो वैसे करके मैंने किया, और मैंने मुड्ढा गिराया, और फिर मैंने मिरर में जाके कुछ अदाएँ वदाएँ करके अपना इंट्रोडक्शन जो मेरी लाइंस थी ऐसे की। और फिर सर ने कहा चलो टेक करते हैं, और फिर टेक हो गया। सब टेक के बाद सर ने मुझे बोला बैठो। आस्था, मैं बहुत टेंशन में था कि ये कैरेक्टर काफ़ी लाउड है और एक नई लड़की आ रही है, मेरे पास टाइम कम है क्योंकि हम हमेशा सीरियल में टीवी शो में इतना टाइम नहीं होता है, कट टू कट टाइम होता है। तो मैं क्या ही करवाऊंगा और वो क्या ही करेगी, और तुमने खूबसूरत ही कर दिया। हाँ, तो ये एक सीन मेरे लिए भी बहुत खास है। और चांस की बात है कि बाकी सर, मैं इमली शूट कर रही थी, एक दिन वो हमारी सेट पे आए और उन्होंने उस दिन मुझे आके बोला था, ये 4-5 साल बाद उसके शो के, एक था राजा एक थी रानी के 4-5 साल बाद वो उधर सेट पे आया इमली पे, और उन्होंने कहा आस्था वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट सीन है टिल डेट शूट का। मैंने कहा सर इट्स लाइक अ वेरी स्पेशल थिंग फॉर मी, क्योंकि एज अ एक्टर मेरे लिए तो खास है, पर अगर वो मेरे डायरेक्टर के लिए खास है तो वो मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल बात हो गई।
ओके, तो इन फ्यूचर आप ऐसे रोल करना पसंद करेंगी? हाँ, तो कह सकते हैं, लाइक मुझे मेरे घर में सब कहते हैं कि नेगेटिव नहीं दिखती है और अच्छा नहीं लगता है। मेरे पापा को तो स्पेशली बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं नेगेटिव करूँ। कहते वो प्रार्थना का रोल बेस्ट था, पूजा-पाठ करती थी, हीरो के साथ इंटिमेसी नहीं थी। नहीं, नहीं, पर जो आपने किया है नेगेटिव रोल वो बहुत अच्छे किया है, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म्स किया है, मेरे को बहुत पसंद आया। तो जैसे कि एक एक्टर की लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिज़ी है, बहुत मतलब बहुत। तो आप अपना वर्क और अपना होम दोनों को कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगती है एक तो बात कि जब आप कुछ ठान लो, आप कर सकते हो। नामुमकिन कुछ नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं दिया, आई एम पॉसिबल खुद ही कहा है। हाँ, ये तो हो ही जाता है मैनेज। और अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो और सब संभाल के ले लेते हैं इस चीज़ों को, तो हो जाती है मैनेज। और जब आपको पता है कि आप इतने हैंड्सफुल हो तो आप प्लान अच्छे से करते हो। अगर नहीं करोगे तो फेल ही हो जाओगे, और फेल तो किसी को भी नहीं होना है। हाँ, फेल तो अगर फेल हो भी गए तो कुछ नहीं, उससे आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, उससे सीख के, करेक्ट। ये ज़रूरी है। गलतियाँ तो होती हैं यार, राइट? तो हर किसी से होती हैं। तो गलतियाँ होती हैं और गलतियों से आप सीखते हैं और बेटर कर लेते हैं, तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और थैंक्स टू आजकल की टेक्नोलॉजी, अभी ये जो एक्चुअली स्मार्टफोन्स हैं, ये आपको कितना हेल्प कर देते हैं। आपको ग्रॉसरी लेनी है, आप सेट से बैठ के भी ऑर्डर कर सकते हो ना। हाँ, ऑफ कोर्स, और तुम्हारी फेस की स्माइल से ही पता लग रहा है कि आपके हस्बैंड कितने ज़्यादा सपोर्टिंग है। ओह हाउ नाइस, यस यस, दैट ही इज़। काफ़ी स्ट्रिक्ट भी है वो, खैर। वो भी मैं बताना चाहूँगी कि ये जो फिटनेस का जो मेरे मेंटेन हो पाती है, उसका मेन क्रेडिट उन्हें ही जाता है, क्योंकि वो मुझे बहुत टाइम टू टाइम ये आगाह करते रहते हैं कि तुम्हारा स्क्रीन वाइड है, बाकी अपनी नॉर्मल फ्रेंड से कंपेयर मत करो। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत कम लोगों के पास ऐसे पार्टनर हो पाते हैं। तो जैसे कि मैंने देखा है कि ज़्यादातर एक्टर की शुरुआत क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, सीआईडी से होती है। तो आपका भी ऐसा कुछ अनुभव रहा है या आपने भी ऐसे कुछ शोज़ किए हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैंने फॉर्मली कहीं ट्रेनिंग तो ली नहीं एक्टिंग की। तो शुरू में मेरे को थोड़ी-सी हेजिटेशन रहती थी कि कोई बड़ा रोल हो, जो मैं खराब ना कर दूँ। तो मैंने खुद के लिए काइंड ऑफ ये प्लानिंग की थी कि मैं पहले अपना क्राफ्ट थोड़ा ग्रूम करती हूँ, तो आई टूक सीआईडी मैं बहुत करा करती थी। तो सीआईडी एक आपके लिए वो वर्कशॉप जैसा हो जाता था मेरे लिए, कि एक्टिंग वर्कशॉप भी हो गई, काम भी हो गया। और बहुत प्यारी टीम है उसकी, बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, फायरवर्क्स वो करा करते थे, शूट अभी भी कर रहे हैं। तो वो दिन मुझे ऐसा लगता था कि एक वर्कशॉप पे चली जाती हूँ, मैं गाड़ी लेती हूँ, कोई लोकेशन होती है, कभी काजूपाड़ा जा रहे हैं, कभी मालवानी में अंदर कहीं जाके शूट हो रहा है रिजॉर्ट में। तो गाड़ी लेकर जीपीएस ऑन कर कर अपना बैग पैक कर कर मैं अकेले पिकनिक पे निकल जाती हूँ और वहाँ जाके मेरी वर्कशॉप होती है। तो वो बहुत मज़ेदार दिन हुआ करते थे और बड़ी अच्छी सी एटमॉस्फेयर में उनका शूट होता है सीआईडी का। बड़ी फैमिली ओरिएंटेड में बहुत सादगी से और बहुत प्यारा-सा सेटअप रहता है, सब चीज़ें जैसी स्टोरी दिखती है लाउड सी, लेकिन शूट वाइज़ वो बहुत। हाँ, तो ऐसे सीआईडी में ऐसा कौन-सा इंसिडेंट है जो आपको सबसे ज़्यादा याद रहा है? तो सीआईडी के शोज़ एंटरटेनिंग होते थे, मज़ेदार होते थे, कहानी जैसा कि हमने देखा ही है, कहानी में एक वो ट्विस्ट और गड़बड़े। तो वो स्टोरी हम भी एन्जॉय करते थे एज़ एक्टर्स। और फिर उसके बाद मुझे क्या हाल मिस्टर पांचाल किया मैंने 2 साल। तो वो जब रैप अप हुआ तो मुझे फायरवर्क्स से कॉल आया कि क्या आप हम एक नया शो कर रहे हैं लाल इश्क, स्टोरी वही एपिसोडिक कॉन्सेप्ट पे, तो मैम क्या आप करोगे? तो दैट मोमेंट एक्चुअली वो मेरे लिए एक बड़ा रियलाइज़ेशन था कि पहले जो मुझसे बात की जाती थी कि आस्था ये कैरेक्टर ब्रीफ है ये, अब वो मुझे कॉल आया था मैम आप ये करोगे? वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं करूँगी। सो दैट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट। यार, ये आपके लिए बहुत यादगार था। तो ये एक एक अलग ख़ास बात थी मेरे लिए कि ओके अब मैं एक्टर हूँ, एक सेमी नोन कह लो या नोन कह लो, जिसको ये पूछा जा रहा है कि आप ये करोगे? लेकिन उनके साथ 7-8 तो मैंने की हैं सही सीआईडी स्टोरीज़। तो मैंने बोला कि अरे मैं तो आपको सामने से कॉल करके बोलना चाह रही थी कि ये जो क्रोम शॉट्स वाले आपके आजकल एपिसोडिक चल रहे हैं, मुझे मन है कि मुझे कभी करने मिले। तो
आपका कॉल नहीं आता तो शायद मैं खुद ही कॉल कर देती कि मुझे करना है। एंड लकीली वो जो स्टोरी थी वो बहुत खूबसूरत कहानी थी। तो वो जब हमने शूट किया तो उस स्टोरी की हीरोइन थी मैं, मेन हीरोइन। सब कुछ मेरे इर्द-गिर्द हो रहा है, कहानी मेरे ही बारे में थी, तो सारे सीन में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस मेरा होता था, मेरे कैरेक्टर का। तो वो शूट करने में बहुत बहुत ही अच्छा लगा, बहुत रिस्पेक्टफुल लगा और बहुत ही ऑनर्ड फील हुआ मुझे और बहुत मज़ा आया था। हाँ, और वैसे भी आपका वो पहला एक्सपीरियंस था। हाँ, क्रोम का कि मैं उड़ रही हूँ, पीछे पर्दा लगा हुआ है तो वो आउल मुझे उड़ा के ले गया है, उसने मुझे ट्री में एक बहुत बड़े नेस्ट में फेंक दिया है। तो वो क्रोम शॉट्स जो मैंने सोचा था, विजुअलाइज़ किया था कि मज़ा आएगा, वो उतना ही मज़ा आया। और बड़े-बड़े सेट लगते थे, एक टनल बनी थी लंबी-सी, उसके थ्रू मैं जा रही हूँ, तो काफ़ी एंटरटेनमेंट था, काफ़ी एक्साइटिंग था वो सब शूट करना। और मुझे पसंद है ये प्रार्थना कैरेक्टर क्या हाल के टाइम से मैंने शुरू किया था कि मैं अपना ग्राफ लिखती हूँ कि ये सीन एज़ अ कैरेक्टर मेरे, जैसे मैं प्रार्थना हूँ तो ये सीन मैं इस वक़्त कर रही हूँ, ये सीन इससे पहले हुआ था, चाहे हमने शूट किया या नहीं किया, लेकिन ये चीज़ प्रार्थना के साथ पहले हो चुकी है और नेक्स्ट सीन जो आएगा तो वो उसके साथ होने वाला है। ओके, तो तुम आगे-पीछे की सारी स्क्रिप्ट जानने के बाद ही शूट करते हो, तो ये तो हाँ, बहुत अच्छा है। तो मेरी कोशिश रहती है जनरली आपको पता है कि वो प्री-ब्रीफिंग सबसे ज़रूरी है। हाँ, लेकिन कभी-कभी हमें आगे-पीछे की इतनी स्क्रिप्ट पता नहीं रहती है, फिर भी एडीज़ हमें इस बारे में ज़्यादातर हेल्प कर पाते हैं कि आगे-पीछे क्या हुआ, तो वो मैं लिख लेती हूँ अपने हिसाब से। तो वो जो टनल का मैं सीन बता रही हूँ, उस वक़्त उसके बाद एक कुछ वो बड़ा वाला नेस्ट जो ट्री पे उसका भी शूट शूट था। तो वो लीनियर ग्राफ में मुझे पता था कि मेरी कॉस्ट्यूम क्या है और जब मुझे लेके जा रहे थे सेट पे तो कहा कि टनल के लिए आप हाँ, यही वाली साड़ी है। मैंने कहा नहीं, ओह! आपको कंटिन्यूटी याद थी। क्योंकि मैंने लिखी हुई है ना कंटिन्यूअसली। नहीं, ये तो बहुत कम लोग लिखते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं मैम आप टेंशन मत लो उसकी, हमें पता है, आप चलो। तो मैं सेट पे गई और मैंने डायरेक्टर सर को बोला सर आई एम सॉरी बट मुझे नहीं लगता कि ये है, आप प्लीज़ क्रॉस चेक करा लें। और फिर क्रॉस चेक किया, मैं ठीक थी और बाद में प्रोडक्शन ने मुझे थैंक्स बोला कि आपने पूरा 1 दिन का शूट हमारा सेव करा दिया। तो मुझे लगता है अपने काम इससे मुझे खुद भी ये लेसन मिला कि अगर आप अपने काम को इम्पोर्टेंस दो, डिसिप्लिन से करो तो आपको उसके बेनिफिट्स ही होते हैं, आपको उसका रिवॉर्ड मिलता ही है। हाँ, तो आपको वहाँ से भी ये सीखने तो ये ये भी बहुत अच्छी बात है। एंड दैट स्टोरी एक्चुअली मेरे को बाद में मेरी एक प्रियंवदा को-एक्टर फ्रेंड हैं जो कि राइटर हैं। उन्होंने मुझे ये बात बताई कि ये जो मेरी स्टोरी थी लालिश की, ये लाइक टॉप 3 में मानी जाती है लालिश की स्टोरीज़ में और ये एज़ अ रेफ़रेंस उन्हें मिली थी कि इस बेसिस पे आप अपनी स्टोरी लिखें, क्योंकि ये हमारे टॉप 3 स्टोरीज़ में से एक है, परफॉर्मेंस वाइज़ भी और राइटिंग वाइज़ भी। ओके, तो फिर आपको उस स्टोरी से नेक्स्ट शो मिला। नहीं, प्रियंवदा जो मेरी को-एक्टर रही हैं, वो राइटर भी हैं। ओके। तो उनको मेरी जो लालिश वाली स्टोरी थी, हुँ। मेरा लालिश का एपिसोडिक उनको दिखाया गया था कि ये परफॉर्मेंस आप देखो और ये स्टोरी आप देखो, कि ये एक्टर ने काम भी बहुत अच्छा किया और ये हमारी कहानी भी बहुत अच्छी है। ओके। तो शी वाज़ शेयरिंग विद मी कि मैंने अभी तो हम साथ काम कर रहे थे, गुम है किसी के प्यार में वो थी मेरे साथ और कथा अनकही में। तो उन्होंने मुझे बताया कि आस्था मैं तुम्हें साथ तो अभी काम कर रही हूँ पर तुम्हारा काम मैंने देखा था और काफ़ी काफ़ी अच्छा काम है उसमें स्पेशली और लालिश तो तुम्हारा रेफ़रेंस में है वो एज़ वर्क। सो इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। हाँ, ये तो है। तो जैसे कि अपने इंडिया का सबसे फ़ेमस शो बिग बॉस, तो अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप जाएँगी? क्योंकि सलमान खान और शाहरुख खान तो मेरे दोनों फ़ेवरेट्स हैं। एंड मैं वो शो सिर्फ़ सलमान खान के लिए देखती हूँ। आई एम श्योर कितने लोग सिर्फ़ उन्हीं के लिए ये शो हाँ, मैं तो सिर्फ़ उन्हीं के लिए ही देखती हूँ। बस चांस की बात ये है कि मैं नहीं देख पाती हूँ समहाउ। ओके। बट इंटरेस्टिंगली मेरी मम्मा गुड़गाँव में रहते हैं जो और मेरे हस्बैंड जो हम साथ यहीं रह रहे हैं मुंबई में, वो दोनों फ़ोन पे फुल उनकी क कॉन्फ्रेंस कॉल चलती हैं क्योंकि वो लोग शिद्दत से देखते हैं बिग बॉस दोनों। तो मैं वर्चुअली तो देख ही रही होती हूँ, मैं रूम में तो बैठी होती हूँ तो नज़र तो पड़ ही जाती है मेरी, पर मैं फ़ॉलो नहीं करती हूँ। पर मेरे हस्बैंड फुल्ली फ़ॉलो करते हैं, मेरी मम्मा फुल्ली फ़ॉलो करती है। मेरी मम्मा तो वो उसके रिव्यू के व्लॉग्स भी देखती हैं, उनका वो 24 घंटे का फुटेज भी देखती हैं
और फिर मेरी मम्मा के कमेंट्स आते, किसी दिन वो मुझे फ़ोन पे बता रही होती हैं, "तू बिग बॉस ज़रूर कर ले।" बिग बॉस से क्या होता है ना, पॉपुलर हो जाते हैं लोग, एकदम नोन हो जाते हैं, सबको पता चल जाता है ये एक्टर कौन है, इसने क्या काम किया है। फिर 3 हफ्ते बाद कॉल आता है, "कभी भी बिग बॉस मत करना।" पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं ये लोग, क्या-क्या करा देते हैं, कंट्रोवर्सी में डाल देंगे कौन। वो तो है, बट फिर भी लोग सलमान खान सर के लिए ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे। बहुत बड़ा शो है अपने देश का, मतलब मेरा तो फ़ेवरेट है। यस डेफिनेटली शो तो स्पेशल है। और एक्चुअली मम्मी की बात भी सही है, मैं खुद भी वैसे ही फील करती हूँ, कभी मुझे लगता है मुझे कर लेना चाहिए, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग एंगल तो बनेगा, हाँ, मैं भी देखना कुछ चाहूंगी। नया तो लोगों को देखने मिलेगा ये बारे में कि एक्चुअल में हमारी आस्था कैसी है, क्योंकि अभी तक तो लोगों ने आपकी कैरेक्टर वाइज ही जाना है। हाँ दैट्स ट्रू। तो वो दहेज ही चाहिए। वो उससे मुझे लगता है कि खतरों के खिलाड़ी तो मैं बिल्कुल भी खतरों की खिलाड़ी लगी हूँ, दूर दूर तक मैं कोई स्टंट नहीं कर सकती हूँ, रोहित शेट्टी सोया। तो बिग बॉस तो खैर है भी सबसे बड़ा रियलिटी शो में, अब करना ही है तो फिर मेक इट ग्रैंड। करना ही चाहिए, मतलब सबसे बड़ी बात तो वहाँ सलमान खान है। वो कितनी बड़ी बात है। या आपकी तो बाइस्ड ओपिनियन लग रही है यार, सलमान खान को ही लेकर चल रही है। डाई हार्ट फैन। हाँ बट इससे मुझे ध्यान आया चांद से, अभी मैं ये तो नहीं श्योरली बता सकती कि वो कॉल कहाँ से आया था, मे बी वो फेक कॉल था, लेकिन मुझे 10 ईयर ये ग्लैडरेक्स मिसेस इंडिया जब मैंने विन किया था, तो तब मुझे एक कॉल आया कि आपको बिग बॉस करना है क्या? तो मैंने कहा हाँ सोच सकते हैं, तो आप अपना कंट्रोवर्सी बता दीजिए। मैंने कहा मेरा कंट्रोवर्सी? सर मैं वापस बताना चाहूँगी कि मुझे कोई एश्योरेंस नहीं है, ये कॉल मे बी जैसे ही कोई रैंडम फेक कॉल होगा, ये प्रोडक्शन से नहीं हुई होगा। ऐसे तो नहीं। या कोई कोई कास्टिंग वाला तो हो सकता है, लेकिन कि जो इन लाइन्स पे कास्टिंग करते हों। तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा कंट्रोवर्सी तो नहीं है, तो ही इज़ लाइक कि ठीक है, तो हम आपको 3 ऑप्शन देंगे, आप मैरिड हो तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल का रख सकते हो, वेरी फनी। या 2 और ऑप्शन थे, तो हम 2-3 ऑप्शन आपको बता देंगे, आप चूज़ करके आप एग्री करोगे और हम वो कंट्रोवर्सी को लेके कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नहीं, नहीं। तो आई डाउट ऐसा तो नहीं होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे बट दिस वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मेमोरी दैट आई हैव। तो ये भी है, जब मैं बिग बॉस एक्चुअली में करूँगी तो फिर मैं आपको एक्चुअल में बता पाऊँगी कि ऐसा ऐसा नहीं होता है वहाँ। मैं वो शो ज़रूर देखूँगी जब आप जाएँगे। वैसे हाँ, तो मैं देखती हूँ, बट आप जाओगे तो प्रॉपर मैं देखूँगी। ग्रेट। तो इतनी सारी बातें हो ही गई हैं, तो मुझे बताइए कि आपकी लाइफ़ का ऐसा सबसे ख़ास गिफ्ट क्या रहा है, जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल है? वैसे तो सभी को गिफ्ट्स मिलना बहुत सबको खास लगता है। वो तो है। कभी भी आपको गिफ्ट मिले तो पसंद ही आता है। पर अभी लेटली मुझे ऐसा लगता है मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट ही चाहिए होते हैं, तो मैं थोड़ा सबको आइडिया रहता है मेरी फैमिली में, मुझे थोड़ा-सा आइडिया दे के बताओ कि क्या लेने वाले हो मेरे लिए? तो अभी हम मेरे बर्थडे के लिए इटली जाने वाले थे, तो मेरे हस्बैंड हर्ष उन्होंने मुझे पहले ही बताया कि वो मुझे एक लग्ज़री बैग दिलवाने वाले हैं इस बार, और वो लेकर ही हम वापस आएँगे। एंड व्हेन इट कम्स टू ब्रांड्स, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक है ब्रांड्स का, ही इज़ वेरी पर्टिकुलर, और मैं बिल्कुल उसके ऑपोज़िट हूँ। मैं सरोजनी नगर जाके खुश हो जाती हूँ। मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे वो चीज़ पसंद आनी चाहिए। ऐसा नहीं है मैं महँगी भी ले लूँगी, लेकिन मेरे लिए वो टैग इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, पर उनके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, तो उनको नहीं पसंद आता है कि कुछ भी यू कैरी कर रहे हो, तो ही वाज़ श्योर कि इटली जाके हम एक लग्ज़री बैग लेंगे। और मेरी सिर्फ़ प्लानिंग चल रही थी कि जब हम वो लेने जाएँगे तो मैं उसे डॉज कैसे करूँगी कि क्या मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये वाला कलर नहीं चाहिए, ये है, वो है, ये साइज़ बड़ा है। मेरे पहले से ही आंसर सेट थे कि ये मैं करके डॉज कर दूँगी और हमें लेना ही नहीं पड़ेगा। ओके। तो हमने 3-4 शोरूम देख लिया और वो चल रहा था अच्छा गेम मेरा कि मैं मना करती जा रही थी, इसका साइज़ ठीक नहीं है, ये बहुत बड़ा है, ये छोटा है, ये कलर ठीक नहीं है। तो फिर एक स्टोर पे जाके ही सेड कि अब आज लेना ही है, आज हम लेकर ही निकलेंगे बैग। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, निकालती जा रही हूँ बैग्स, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, फिर जो वहाँ फाइनली मुझे एलवी बैग मिला है, सो ही पिक्ड एंड ही सेड कि ये तो ले रहे हैं, ये मुझे बेस्ट लगता है। तो एक्चुअली ऐसा हुआ कि वो बैग को देख के ना मुझे एक मेमोरी आई कि आप देखते हो ना, ग्रोइंग ईयर्स में अपने कॉलेज में होते हो आप, कि कोई चीज़ होती है आपको
ऐसे लगता है कि यार ये तो कभी ज़िंदगी में आएगी नहीं आपके पास। ये एस्पायर कर रहे हो आप, लेकिन ये तो रीच के बाहर है। तो बीइंग फ्रॉम मिडल क्लास फैमिली आपको कुछ चीज़ें लगती हैं कि ये तो नहीं होगा कभी, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। तो वो कुछ वैसा था। तो वो मेरे लिए होता है कि वो लेदर बैग है और अंदर उसकी लाइनिंग में रेड वेलवेट दिखाई दे रहा है। तो वो कॉलेज डेज़ में, स्कूल लाइफ में मुझे लगता था ये हाई एंड चीज़ है, ये तो सिर्फ़ देखते हैं हम लोग, ये कभी नहीं होगा मेरे हाथ में। एंड उन्होंने और फिर मैं तो स्पीचलेस हो गई, मैं तो वहीं चली गई अपनी मेमोरी में कि ये कैसे हो जाएगा? तो ही बॉट इट और मैं आँसुओं से रोई हूँ कि ये आ गया। ये हो गया मेरे साथ, ये बैग अब मेरा है और ये बैग मेरे बहुत स्पेशल है। एक तो हस्बैंड ने भी गिफ्ट किया और इसकी जो एसोसिएशन विद माय मेमोरीज़ है। तो अब इसकी आयरनी ये है कि अब मुझे वो बैग हर जगह कैरी करना होता है एंड बीइंग एन एक्सपेंसिव वन, अब मेरे पति देव को लगता है, "अरे! तुमने फिर यही ले लिया?" मैंने कहा, "हाँ तो, हाँ, हाँ, ज़ाहिर-सी बात है। शोकेस में रखना था क्या?" इज़ लाइक नहीं, पर मैं फिर कहती अरे! ये तो लेदर बैग है ना, कहीं भी लेके चलो, इसकी तो लाइफ बढ़ेगी, इसको कुछ नहीं होने वाला। तो अभी हमारा गेम उल्टा हो गया है कि वो जो मुझे दिलाने पे लगे रहते थे, उनको लगता था ले लो और मैं लेती नहीं थी। सो ही वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मैं उसे शोकेस में सजा दूँगी, कभी यूज़ नहीं करूँगी कि बस है। हाँ, लेकिन अब होता ये है कि मुझे तो हर जगह उसे ही लेके चलना है। ओके। तो जो भी लोग एक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए आपकी एडवाइस क्या रहेगी? उनके लिए जो भी एक्टर बनना चाहते हैं, उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ और ब्लेसिंग्स की आई आई ट्रूली विश बाय हार्ट कि जो भी बनना चाहते हैं उनको एक बार ज़रूर वो मौका मिले कि वो समझ पाएँ, देख पाएँ खुद को कि वो क्या कर सकते हैं। और उसके लिए जो मुझे लगता है वो ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको एक तो ये क्लैरिटी चाहिए कि आपको एक्टर बनना है या आपको फ़ेमस अ, वो फ़ेम चाहिए। फेम तो सबको चाहिए होता है बट वो इतना ईज़ी होता नहीं है। हाँ, तो आई थिंक कन्फ्यूजन वहाँ पे मैं मेनली आता है कि आपको एक्टिंग का पैशन है या आपको फेम का पैशन है। तो अगर आपको फेम का पैशन है तो अभी तो बहुत ऑप्शन है, आप सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। तो लेकिन एक्टिंग एक सेपरेट सेगमेंट है। तो अगर आपको वाक़ई में एक्टिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले आप अपने क्राफ्ट पे काम करिए। क्राफ्ट पे काम करने के बाद मेक श्योर करिए अपने आप को ट्रस्ट कीजिए। वो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट मैंने हर ऑडिशन में देखा है, वही ऑडिशन क्लियर होते हैं जब मुझे खुद के ऑडिशन को देख के वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, लाइक अब मैं कह सकती हूँ क्योंकि अभी कोविड के बाद से हमें ये एक बेनिफिट हो गया है कि अब हम खुद ही सेल्फ टेस्ट बनाते हैं। सो जिनको नहीं पता उनके लिए बताना चाहूँगी, सेल्फ टेस्ट इज़ लाइक पहले क्या होता था, हम प्रोडक्शन हाउस जाते थे, वहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर ने हमें स्क्रिप्ट दी, हमने स्क्रिप्ट पढ़ी और हमने ऑडिशन बनाया, उन्होंने रिकॉर्ड किया। अब ऐसा होता है कि हमें व्हाट्सएप पे ही स्क्रिप्ट आ जाती है। वो हमें ब्रीफ या तो ऑडियो ऑडियो में बोल के दे देते हैं या ऑडियो भेज देते हैं या बस एक्सप्लेन कर देते हैं फ़ोन पे और सब उसका लुक बता दिया जाता है, क्या कैरेक्टर ग्राफ है और वो ऑडिशन हमें खुद के ही फ़ोन पे ट्राइपॉड पे आप लगा के या किसी को पकड़ा के घर में खुद ही बनाना होता है। अपने ही फ़ोन पे या अगर आपके पास कैमरा है प्रोफ़ेशनली तो खुद ही बनाना होता है। तो उससे मैंने क्या चीज़ सीखी है कि सेल्फ टेस्ट देखने के बाद क्या मुझे लग रहा है कि मैं वो कैरेक्टर हूँ? क्या मैं सच में जस्टिफ़ाई कर रही हूँ? जब वो मुझे जस्टिफाइड लगता है, तब वो ओके होता है। कहीं न कहीं आपको वो मिल जाता है कि जो माँगा गया है, जो रिक्वायरमेंट है कैरेक्टर की, वो मैंने फुलफ़िल किया या नहीं किया। तो जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, वो अपने क्राफ्ट पे काम करें। बहुत सारे मोनोलॉग्स या मूवी के भी कोई भी सीन जो आपके पसंद के हैं, उन पे वर्क करें, उन्हें समझें, उन्हें बनाकर वीडियो सेल्फ टेस्ट बनाकर देखें और खुद से पूछें, क्या ये वर्थ है? जब वो वर्थ होगा और जब आप फिर उस ऑडिशन को भेजोगे, आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाओगे। ये तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए एंड जो भी ऑडियंस है उनके लिए भी। थैंक यू मैम। तो दोस्तों ये थी हमारे गेस्ट के साथ एक इंस्पायरिंग मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे पॉडकास्ट चैनल को। हम और भी गेस्ट को बुलाएँगे आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।